अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, सदर ट्रंप के ईरान जंग के जल्द ख़त्म होने की प्रेडिक्शन के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस में वाज़े कमी देखी गई। इसी तरह आज मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी देखी जा रही है, जो यकीनन एक अच्छी खबर है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो बंदिश है वो अब भी बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से काफ़ी सख्त बयानात भी दिए, लेकिन इस हवाले से पासदाराने इनकलाब का रिस्पॉन्स भी सामने आया, जिनके मुताबिक सिर्फ उन ममालिक को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी जो अमरीका और इसराइल के सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे। बहरहाल अभी जंगी सूरत हाल बरकरार है, लेकिन हम आज बात वज़ीर आज़म की किफ़ायत शारी प्लान की करेंगे जो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए उठाए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। सरकारी बसेस, एम्बुलेंसेज और मोटरसाइकिलों के अलावा तमाम सरकारी गाड़ियों के फ्यूल में 50% कमी की जाएगी। इसी तरह फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत सरकारी गाड़ियों के पूल में 60% गाड़ियों को 2 महीने के लिए ग्राउंड कर देगी। प्रोटोकॉल्स के लिए वज़रा को एक गाड़ी रखने की इजाज़त दी जाएगी। 30 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन होंगी। सरकारी दफातर में भी ज़रूरी स्टाफ के अलावा वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया है। पार्लियामेंटेरियंस और 20वें ग्रेड से ऊपर वाले अफसरान की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। इफ्तार पार्टियां नहीं होंगी। अब इन इक़दामात से ये समझना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत एक ऑयल और डीजल के पुराने स्टॉक पर 55 रुपये के इजाफे की तनकीद का सामना करने के बाद ऐसे इक़दामात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑप्टिक्स काफ़ी होंगे, जबकि हम पिछले कुछ दिनों से ये ख़बरें सुन रहे हैं कि इसी गवर्नमेंट की सबसे बड़े सूबे में आला अफसरान के लिए 3 गाड़ियों की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इशू हो रही है, जहां इन अफसरान की 4700 सीसी की गाड़ियों के लिए कोई फ्यूल लिमिट नहीं है, जहां वीआईपीज़ के लिए 30 करोड़ की 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ दी जाती है, जहां गल्फ स्ट्रीम की 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदने के लिए सबसे अच्छा डिफेंस ये है कि जब दूसरे सूबों के वज़राए आला भी तैयारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला एक 25 साल पुराना तैयारा क्यों इस्तेमाल करती रहें। और हम यहाँ पर पंजाब सूबा सिर्फ इसलिए कोट कर रहे हैं कि ये एक बड़ा सूबा है और इसी की फेडरल में भी हुकूमत है, लेकिन ऐसी मिसालें आपको तमाम सूबों में मिल जाएंगी। और अफसोस की बात यह है कि ये सब इस IMF ड्रिवन इकॉनमी में किया जा रहा है। हम सालों साल से नए कर्ज़े, पुराने कर्ज़े चुकाने के लिए ले रहे हैं, मगर हमारे हुकूमती अशराफिया का लाइफ स्टाइल ऐसा है जैसे हमारा शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होता हो। अब अगर जंग की वजह से थोड़े ज़्यादा हालात संगीन हो रहे हैं, तो हुकूमत की किफ़ायत शारी अपनाने के फ़ैसले को मुस्बत कदम के तौर पर तो लिया जा सकता है, लेकिन यह मईशत बेहतर करने का हल नहीं है। इस बात की है कि हमें इकॉनमी और गवर्नेंस के इशूज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर करने के लिए अहम इक़दामात करना होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर पॉलिटिशियन दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो 55 रुपये का इजाफ़ा होता है, इस पर तनकीद ये की जा रही थी कि कुछ ना कुछ बोझ इसका हुकूमत को उठाना चाहिए था। ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो कहा जाता है कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल था, IMF का प्रेशर था, सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ को, इज़ दैट ट्रू या कोई और रीज़निंग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। आलमी मंडी में $65 का क्रूड था और ये गालबन जब ये प्राइसेस इंक्रीज़ की गई तो तब ये $94-95 पर क्रूड पे चला गया था। और जो अगर हम डीज़ल की बात करें तो उसका जो प्लाट्स है वो $88 से $150 पर बैरल पे चला गया था, और इसी तरह जो पेट्रोल का प्लाट्स था वो 106 पे था। अब हम 70 से 80% हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये हुकूमत जो है वो ये कोई हमारा लोकल प्रोडक्ट नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं, हमने इस पर डॉलर्स देने होते हैं। और जिस तरह इसकी प्राइसिंग होती है, आपको अगर ये बाहर महंगा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट यहाँ आता है। अब अगर इसको सब्सिडाइज करना था तो उसका एक ही तरीका है कि आप इसकी बजटरी एलोकेशन करें और अपने बजट के ज़रिए, या आप PSDP में कट लगा के आप इधर जो है वो शिफ्ट करें। बाकी आप एक IMF रजीम के अंदर हैं, आपके टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेंड हैं, तो हमारे पास फौरी तौर पे कोई ऐसी स्पेस मौजूद नहीं थी कि जिसके अंदर हम इसको अब्जॉर्ब करते, और यही सोचा गया कि इसको हम पास ऑन करेंगे। और यही जो है IMF की भी ये रिक्वायरमेंट यही है कि आप अब्जॉर्ब ना करें।
अब डेफिनेटली इसको अब एक बड़ा ये तकरीबन 55 रुपए को भी हमने इस तरीके से बांटा कि एक पे जो डीजल था उस पे तो 80 रुपए कीमत बढ़ रही थी, 80 रुपए कीमत थी, तो हमने उसकी इंक्रीज को पेट्रोल के जरिए सब्सिडाइज किया ताकि जो डीजल के ऊपर ज़्यादातर कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एग्रीकल्चर से भी डीजल का ताल्लुक है, कि वो इम्पैक्ट जो है वो सबसे जो मुतासिर तरीन तबका है उसके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा मेलो हो जाए। तो ये वजह थी। अब मूविंग फॉरवर्ड आपने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर हमारी कोशिश होगी कि अगर फर्दर कोई इंक्रीज इसमें आता है तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से हम अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, और ऑब्वियसली उसमें फिर हम IMF को एंगेज ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगला जो अगर कोई इस तरह का मसला बनता है तो हम उसको कोई बजटरी एलोकेशन के जरिए कोई सिलसिला बनाएं कि ये हम अब्जॉर्ब कर लें। लेकिन जो फौरी तौर पे हो रही हमारे हैं पास कोई प्राइसेस स्पेस में, मौजूद कभी प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर ये लोकल इकोनॉमी में ट्रांसलेट कैसे होगी? इशू ये होता है कि एक मरतबा थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस हो जाए इन्फ्लेशन का कोई स्पेसिफिक, तो वो रिवर्स नहीं होता, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के किराए हों या फिर एडेबल्स की प्राइसेस हों। तो अगर आप कम भी करते हैं प्राइस को, जो इन्फ्लेशन की शॉक वेव क्रिएट हो गई है वो तो परमानेंट हो गई है। नहीं, देखें, रिवर्स होता है और फिर गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग के जरिए आप इंश्योर करते हैं कि चीज़ें नीचे आएँ, और फिर ओवरऑल एक सप्लाई डिमांड के तहत चीज़ें नीचे आती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो इंक्रीज़ हो गई वो परमानेंट ही हो गई और ये चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं रिवर्स। और हमारी ये कोशिश होगी कि अगर हमें गुंजाइश मिलती है, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आती हैं, तो हम उसी तेज़ी के साथ, क्योंकि अब वीकली एडजस्टमेंट जो है, रिवीजन ऑफ प्राइसेस हो रही हैं, तो उसी तेज़ी के साथ हम प्राइसेस को रिवाइज करें और आवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, इंटरनेशनल प्राइसेस पे, और जो सिनारियो बना हुआ है खत्ते में उस पर डिपेंड करता है। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्ट और दीगर चीज़ों की प्राइसेस फिर वापसी पे ज़रूर आएँ। ठीक है, इस पे दानियाल साहब, आप भी इकॉनमी को बड़ा इंसाइटफुली फॉलो करते हैं, तो ये जो हाथ बंधे हुए हैं हुकूमत के, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि अब जाहिर बात है हम सब्सिडी तो नहीं दे सकते, IMF की जो डायरेक्शंस हैं उनको भी वायलेट नहीं कर सकते, फिर हम पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट भी करते हैं, हुर्मुज़ के थ्रू ही आता है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, तो फिर तनकीद किस बात पर हो रही है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतें बढ़ी हैं वो तो दरकिनार, वो तो पाकिस्तान में पहले से ही कानून बना हुआ है कि जैसे वो कीमतें का उताव या गिराव होता है तो एक महीने में ये एनालाइज करके उसको तो ओबरा के जरिए से नई प्राइसेस नोटिफाई कर देते थे। अभी उन्होंने वीकली कर दिया है, और ये जो प्लैट्स की बात कर रहे हैं ये वो इंटरनेशनल इंडेक्स है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि सब्सिडी तो दूर की बात है, IMF की परमिशन तो दूर की बात है, गवर्नमेंट ने ये मौका इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की मुश्किलात का अपने फेलियर्स को पूरा करने के लिए। और उसकी निशानदेही ये है कि जो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, ये मिड 80s में थी, ये 105 रुपए प्लस कर दी गई है इसी 55 रुपीज में। तो वो कौन सी सब्सिडी है? वो तो जो टैक्स अमीरों से हासिल करना था, FPR ने जो फेल किया है, जो 374 बिलियन तक पहुंच गया था फरवरी एंड में, और हर महीने वो कोई काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये FBR का फेलियर है। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि FBR के जो चेयरमैन है, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बैठ के ये कहा कि मुझे रोका जा रहा है ये टैक्स कलेक्ट करने से, और मुझे अगर मजीद रोका तो मैं नाम बताऊंगा। और भाई आप जरूर नाम बताएं, आपका क्या ख्याल है? आप उनको रोक रहे हैं एक्सप्रेस TV से, या मैं उनको रोक रहा हूँ? जाहिर बात है जिसके पास इख्तियार है वही रोक रहे होंगे, नहीं तो वो क्यों रोकेंगे? तो फिर वो तो हुकूमत में बैठे हैं। तो इस फेलियर की वजह से इन्होंने ये मजीद टैक्स जो है PL में, जो पहले से ही इन्होंने रातों रात कानून बदल के ऑर्डिनेंस लगाकर एक शाम में जो है इसको कानूनी हद से भी पार कर दिया था, अब उससे भी ज्यादा कर दिया ये मौका इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि IMF ने इनको कहा था और इन्होंने मान लिया IMF के साथ कि अगर दिसंबर की 31 तारीख तक हम ये खसारा पूरा ना कर सके तो हम मिनी बजट देंगे। मिनी बजट उन्होंने उसमें मदें बताई हुई है डॉक्यूमेंट में, जिसमें उन्होंने जो सेल्स टैक्स है जिन आइटम्स के ऊपर लागू नहीं है या कम शरह पे लागू है वो उन्होंने उसमें शामिल करनी है, जिसमें एक मिसाल के तौर पर खाद है, बच्चों की चीजें हैं, पाउडर्ड मिल्क है, इस तरह की चीजें हैं। तो वो उससे बचने के लिए अब गरीबों के ऊपर ये टैक्स लगा दिए और हमें बता रहे हैं कि जी IMF की वजह से हम सब्सिडी, और भैया आप सब्सिडी ना दें लेकिन मजीद टैक्स तो ना लगाएं मुश्किल हालात में।
लेकिन दानियाल साहब, इसके अलावा जो बात राना साहब ने भी की है वो ये है ना कि अगर इससे ज़्यादा प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हमारे पास प्लान है कि हम जो ये डीज़ल की प्राइसेस है इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये पॉसिबल है या इज़ इट अ फार क्राई, ये सिर्फ एक बयान की हद तक ही हम इसको ले सकते हैं ये सिनेरियो? ये कोई एडजस्टमेंट नहीं इन्होंने करनी जी। ये अभी सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से ये ऑयल फैसिलिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे मजीद जो उनके रोलओवर के पैसे हैं उसको लेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मान जाए तो मान जाए, अब ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक तो इनकी तमाम जो सिफारिशात उनके पास गई हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई नजरसानी नहीं की। यहाँ तक कि यूएई जो कि पाकिस्तान के साथ बड़ा क्लोजली फ्रेंडली कंट्री है, उन्होंने 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया, फिर 2 महीने कर दिया। अब वो उन्होंने साल के लिए नहीं किया, वो कहते हैं हम माहवार करेंगे, यानी इतने शॉर्ट टर्म्स पे रखा हुआ है। और जब स्टैंडिंग कमेटी में इस पे बात हुई, 1 मिनट के लिए ये सुने तो सही जरा, ये पाकिस्तान को जांचना है। जब स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर को, सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा गया कि जी इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, तो उन्होंने कहा जी ये आप इसहाक डार साहब से पूछ लें। अब ये निशानदेही किस चीज की हो रही है? ये निशानदेही इस चीज की हो रही है, इस चीज की हो रही है कि डार साहब एक अलग इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो IMF के तकाजे पूरे कर रहे हैं। और इस तकाजे में ये हमें नुकसान उठाना पड़ा कि हमें हमारा फ्रेंडली कंट्री जो है वो हमें रोल ओवर नहीं दे रहा। मतलब आपने हिंट ये किया कि इकोनॉमिक जो फिलॉसफी है गवर्नमेंट की उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इस पे शौकत साहब लड़ाई है, अच्छा, कैंप है, ठीक है, ये आज से नहीं है, ये चले चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत साहब, मुझे ये बताएं, वो ऑस्टेरिटी और किफ़ायत शारी की बातें PTI भी करती थी, अब हुकूमत ने तो इतने बड़े बड़े ऐलान कल शहबाज शरीफ साहब ने कर दिए। उन्होंने कहा 50% जो वर्कर्स हैं वो घर से काम करेंगे सरकारी, इसके अलावा 50% जो गाड़ियां हैं सरकारी उनको हम ग्राउंड कर रहे हैं, 60% गालिबन, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्यूल की कटौतियां हैं वो हम करेंगे। ऑस्टेरिटी ड्राइव में इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए PM ने, और बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं गैर आइनी हरकत कर रही है हुकूमत फ्यूल की प्राइजेस बढ़ा के, और क्या करें, कर दिया उन्होंने जो पॉसिबल था। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें जी, सिर्फ एक चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये जो 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया है, इनकी तमाम ऑस्टेरिटी मेजर्स जो इन्होंने उठा रहे हैं, अब क्या उससे आवाम का बोझ कम हो जाएगा? ये सबसे अहम क्वेश्चन है। बोझ जो डालना था आपने तो डाल दिया, यानी आपने इतना इंतजार नहीं किया है कि आपके पास जो अपना पुराना तेल है उस पर भी आपने जो लगा के वो 113 अरब का, तो ये उनको फायदा जाएगा। यानी सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए इंतजार में बैठे थे। यानी एक तरफ मुल्क के ऊपर मुश्किल आ रही है, आवाम पहले से दलदल में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, और उन हालात में आप आवाम को रिलीफ देने के बजाय आप उनके ऊपर टैक्स लगा के और इंतजार भी नहीं कर रहे हैं कि आपने कौन सा नया तेल मंगवाया मार्केट से, आलमी मार्केट से, वही तेल पड़ा है जो पहले वाला, उस पर भी आपने 113 अरब का वो लगा दिया। तो ये हुकूमत जो है, इनके पास कोई हिकमत अमली तो है नहीं। अल्लाह जाने ये पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है, किधर लग रहा है, क्योंकि सूबों को पैसा मिल नहीं रहा है सिवाय पंजाब के। बाकी तो पंजाब और सिंध को, बलूचिस्तान और उसको तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को। हम जब अपनी पैसों की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं है जी, शॉर्टेज है। तो ये जो इतना बड़ा आवाम के ऊपर, क्या कोरोना के दौर में आपको याद होगा, दानियाल साहब को बेहतर तौर पे ज्यादा ये समझते हैं इन चीजों को, कोरोना के दौर में भी इस वक्त फी डॉलर जो है, फी बैरल, वो काफी महंगा था इससे, लेकिन वो 150 से ऊपर नहीं जाने दिया इमरान खान ने। आज आप देखें कि उससे कम कीमत पे आलमी मार्केट में, लेकिन एकदम इन्होंने तो सोचे भी नहीं। यानी अब आप देख रहे हैं कि रोजाना सुनने में आ रहा है, मैं कल से देख रहा हूँ कि जी समरी बन रही है 78 रुपए महंगा करने की। तो क्या आपने ये सब कुछ आवाम से ही निकालना है? आपकी कोई हिकमत अमली नहीं। आप तो आके बता दें कि हम फेल हो गए, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, आप कहें जी हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हम नाकाम हो गए। आपके कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा, 1 रुपए भी आपको नहीं दे रहा है। फिर आपकी जो पेमेंट की होने वाली है, जो मुख्तलिफ मदों में अंदर, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? फिर दूसरी तरफ आप कैसे कह सकते हैं कि जी बड़े बड़े जहाज खरीद रहे हैं, जी 11 अरब के जहाज खरीद रहे हैं CM के लिए? ये मुल्क है या क्या है, कुछ अशराफे के लिए बना हुआ है? लेकिन शौकत साहब, ये रियलिटी भी आपसे एक्नॉलेज करने की बात की जा रही है ना कि अब जंग लग चुकी है,
ये सर्कमस्टांसेस नॉर्मल है ही नहीं, तो फिर इन्फ्लेशन भी नॉर्मल नहीं होगी। जो प्रो गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट्स हैं, वो खान साहब का वो क्लिप ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि अगर ईरान में जंग हो गई डॉलर और पेट्रोल 500 क्रॉस कर जाएगा। हुकूमत भी उसी को फॉलो कर रही है। नहीं देखिए, उसमें तो इन्होंने वो जाली चीजें भी डाल दी AI के जरिए ना, वो तो कल अच्छा। बड़ा एक्सपोज हो गई। वो जो ओरिजिनल तकरीर थी वो भी लोगों को साथ लगा दी गई है। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है, लेकिन आप ये देखें कि जो ममालिक ज्यादा मुतासर है हम्म। वहां तो इतनी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। अभी तो हम मुतासर नहीं हुए हैं ना। अगर सही। होंगे तो फिर तो पूरी कौम तैयार है ना हर चीज के लिए। लेकिन अभी तो वो सिचुएशन तो नहीं है हमारे ऊपर ना। अभी तो देखें, आपने सऊदी अरब से भी बात कर ली है, उससे उससे भी आप लगे हुए हैं। तो आप वो सिचुएशन तो अभी आई नहीं है। जैसे ही जंग छिड़ती है, आप फौरन जो है ना अपने उसमें इजाफा कर देते हैं। क्यों? शौकत अवाम को साहब, आपने नहीं समझा वो लीड पर। मरीम साहिबा ने अपने जो सूबाई वुज़रा हैं उनका फ्यूल बंद कर दिया, इसको अप्रिशिएट करते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, ये पूरे दफ्तर बंद कर दें। अच्छा। क्या अवाम को रिलीफ मिल जाएगा? ये जो 55 रुपए का इजाफा हुआ है, इसमें अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? मैं ये बात कर रहा हूँ। आप ये बिल्कुल। सारी चीजें जो है ना, ये पहले होने चाहिए थी। अगर आप गरीब मुल्क है ना, तो आप गरीब मुल्क की तरह बिहेव करें ना। अगर आप अपने लिए 11 अरब के जहाज खरीदते हैं, 10 अरब का PIA बेचते हैं, ये कौन सी हिकमत अमली है? हम्म। और ये कौन सी, मतलब ये कि अवाम को आप क्या बताना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं हमारे से पूछने वाला कोई नहीं है? ठीक। ये कौन सा मुल्क है? कैसे चल रहा है आखिर? देखे ना, गरीब अवाम, जो बंदा शाम को इस रमजान में अफ्तारी के लिए बैठता है और वो अपने दस्तरखान को देखता है और फिर अगले दिन इनके दस्तरखानों को देखता है, तो क्या वो नहीं चिढ़ेगा कि यार इस मुल्क पे तो मैं भी रहता हूँ? ठीक। आखिर मसला क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये ये कह रहे हैं कि चीजें जो है रिलीफ ना, में ट्रांसलेट नहीं हुए हुकूमत के ऑस्टेरिटी के सर इक़दामात। आप बिल्कुल। ये ना, अगर आपने अपने अखराजात कम करने हैं, अगर आप कौम को ये बताना चाहते हैं कि हमने ठीक। देखें हमने सब कुछ अब खत्म कर दिया अखराजात, तो वो पैसा अवाम को तो दे ना। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं, एक तो मिफ्ता साहब ने ये कहा कि आपने ऑयल कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाया क्योंकि 28 फरवरी से पहले के जो रेट्स थे उसी फ्यूल की प्राइस हाइक करके उनकी जेबों में नोट चले गए, अवाम जो हैं वो मज़ीद स्ट्रेस में आ गए। साथ ये कि जो खित्ते की पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसकी हम कैलकुलेशन करें तो इंडिया में $1.03 के बराबर है, पाकिस्तान में 1.15 है, हाईएस्ट इन द रीजन एज वेल। तो जंग तो सबके लिए लगी है, सिर्फ हमारे लिए क्यों मालूम हो रही है ये? देखें, एक तो जो मिफ्ता साहब की बात है वो उसमें कोई दुरुस्तगी, किसी को प्रॉफिट नहीं दिया गया, किसी ने अरबों रुपए के पैसे नहीं कमाए। ये जो स्टॉक होता है OMCs के लाइसेंस के अंदर दर्ज है कि उन्होंने 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है और इसको ओगरा रेगुलेट करती है कि ये स्टॉक मेंटेन करें। अब अगर इस 20 दिन के स्टॉक की, वो सस्ता स्टॉक है और ये रोज रिप्लेस हो रहा है महंगे स्टॉक से, और अगर उनको कोई इसके अंदर आपको लगता है कोई एडवांटेज मिल गया है, तो जब ये प्राइसेस रिवर्स होंगी तो उतना ही स्टॉक उन्होंने मेंटेन किया होगा और वो महंगा स्टॉक होगा, और दिन ब दिन वो सस्ता स्टॉक ले रहे होंगे तो उनको सस्ता बेचना पड़ेगा। मतलब रिवर्स तो होंगी। अगर आज कोई एडवांटेज है तो रिवर्स हो जाएगा। इसको डेड स्टॉक कहते हैं। ये डेड स्टॉक है, ये स्टॉक मेंटेन करना है, इस पे अगर आज मुनाफा है तो कल नुकसान है प्राइस वेरिएशन के साथ। तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो फार्मूला है प्राइस रिवीजन का, वो अगर इंक्रीज हो तो तब भी वही फार्मूला है, प्लाट्स की एवरेज, आपका एक्सचेंज रेट, आपके दीगर और उसमें मार्जिन, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो तो तब भी वही फार्मूला है। तो ना फार्मूला तब्दील हुआ है, सिर्फ आपकी एडजस्टमेंट का टाइम जो है वो फोर्टनाइटली से वीकली हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जी प्रॉफिटेरिंग हुई है। अच्छा, इसमें एक और मैं PDL के हवाले से भी बात करना चाहता हूं। देखें, पेट्रोल पे PDL बढ़ाया गया है, वो 105 पे गया है, लेकिन डीजल पे PDL कम किया गया है 20 रुपए से। 20 रुपए पेट्रोल में बढ़ाया और डीजल में कम किया। उसकी वजह यह कि डीजल की जो कीमतें थी वो ज्यादा बढ़ी थी, वो 80 रुपए के से तकरीबन तो सिर्फ इंपोर्ट कॉस्ट के ऊपर बढ़ रही थी, और पेट्रोल की कीमतें कम बढ़ी थी। तो हमारी क्योंकि जितनी कार्गो है जो आम बंदे के लिए खाने पीने की अशिया, वो सारी
96% कार्गो आपकी डीजल ही टो करते हैं, ट्रक्स टो करते हैं, और आपकी एग्रीकल्चर भी डीजल से ही रिलेटेड है। तो यहां हमने बैलेंसिंग की कि डीजल पे अगर ज्यादा इंक्रीज आता तो उससे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़नी थी, तो हमने उसको क्रॉस सब्सिडाइज करा दिया पेट्रोल से। ये जो 78 रुपीस ओवरऑल इसमें अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ओवरऑल कि ये अंडर कंसिडरेशन है कि 78 तक पहुंचाना है। वजीर आजम ने भी कल यही कहा था। और दूसरा दानियाल साहब की वो तनकीद जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फैक्शन बने हुए हैं, डार साहब की अपनी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट कहती है उनसे बात कर लो, कमेटीज़ के अंदर भी जवाब नहीं देते, इसका भी रिप्लाई कर दीजिए। नहीं तो पीडीएल का हमने हदफ नहीं बढ़ाया, पीडीएल का वही हदफ है जो पहले था, सिर्फ हमने पेट्रोल से में इजाफा करके डीजल में कमी की है। तो कोई हमने टैक्स जो गैप है उसको हम पीडीएल से कवर नहीं कर रहे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो देखें बाकी आपने जो बात की कि आपका दूसरा सवाल क्या था मुझे, आई एम सॉरी अगर रिपीट कर दें आवाज। हाँ, डार साहब के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो मिनिस्टर्स हैं, रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, वही अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। दार साहब को ज़रूर कमेटी सौंपी जाती हैं और उसके अंदर वो रेलेवेंट मिनिस्टर्स आके, क्योंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो उनको रिव्यू कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है उनका हाथ बटाते हैं एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनका रोल ज़रूर है, लेकिन कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं कोई जो है वो ऑपोजिट एंड्स पे काम नहीं हो रहा। सब हम IMF के प्रोग्राम में, और इसको हम इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको पूरा भी करेंगे और उसके साथ साथ रिफॉर्म्स भी हो रही हैं। और राना साहब, जहां तक बात है कि रीजन में जी रीजन का भी आप जवाब दे दें, और जो सऊदी अरेबिया के साथ डिस्कशंस चल रही हैं डेफर्ड पेमेंट्स की, 5 साला प्रोग्राम की, उसमें बहुत लंबी लिस्ट आपने प्रोवाइड कर दी है उनको, तो आगे से अगर रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल पोस्चर लेने का कह दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं देखिए, हम जो हैं सऊदीज को पेट्रोल जब उनसे हम खरीदते हैं तो हम उनको बिजनेस देते हैं, उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी का हम मेजर बायर्स हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई उनसे मुफ्त में तेल खरीद रहे हैं। अगर हम उसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये बायर का राइट होता है कि आप उसको निगोशिएट करें। यही हम तेल, दुनिया में बहुत सारे ममालिक है जो तेल बेच रहे हैं, लेकिन हम सऊदी से तेल खरीद रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हम उनसे कोई चीज एडिशनल मांग रहे हैं। हम उनके बायर्स हैं, मेजर बायर्स हैं, हम उसमें निगोशिएट कर रहे हैं, हमारा राइट है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम जो रोल ओवर है उनका, जो $5 बिलियन का जो रोल ओवर हम करा रहे हैं, उसमें हम इजाफा नहीं मांग रहे, हम उनसे कोई नया कर्जा नहीं मांग रहे, हम उसकी मोडालिटी के ऊपर डिस्कशन जो है वो हो रही है। तो ये आपस में ममालिक इन चीजों को, और हम उस पर जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में हमें उन्होंने दिया हुआ और हम उस पर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे। तो ऑब्वियसली हमारे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, डिफेंस पार्टनर्स भी हैं, इकोनॉमिक पार्टनर्स भी हैं, तो हम मिलके उनसे ये बातचीत कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि 100% हमारी वो चीजों से मुतमईन हो जाएं और हम एक्सेप्ट कर लें, तो ये नेगोशिएशन चलती है आपस में। तो उसमें ये कोई हमें फ्री में रियायतें नहीं मिल रही। हम अगर लोन ले रहे हैं तो उस पर सूद पे करते हैं, अगर हम उनसे तेल ले रहे हैं तो हम उनकी एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर पार्टनर है, हम बायर उनके। तो ये चलती रहती हैं चीजें। इसको आपने अगर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना है या पेश करना है, वो जरूर ऑपोजिशन कर सकती है, लेकिन हम भी उनके लिए उतने ही अहम है जितने वो हमारे लिए अहम है। और राना साहब, शॉर्टली ये जो असद उमर साहब का एक ट्वीट है उसमें वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आपने IMF को कहा है कि वॉर का हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सब अच्छा है। तो ये ऐसी डिस्कशन हुई है? बिकॉज दिस वुड बी वेरी अनरियलिस्टिक। देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन IMF के साथ ये ज़रूर बात होती है कि जो हमारी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम उनको मीट कर पाएंगे, और उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री एंगेज्ड है, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर पाएंगे। हमारे लिए ये ज़रूर एक चैलेंज है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ने के इम्कानात हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हुकूमत ने एक मैसिव ऑस्टेरिटी का और कंजर्वेशन का प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो आपका इंपोर्ट बिल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। लेकिन ये चैलेंज है, लेकिन हम लोग वी विल इंश्योर कि हम IMF की कंडीशनैलिटीज को और जो उनके एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो हमें जो डॉलर्स की फरामी है उसको हम इंश्योर करें, तो वी विल मेक श्योर कि हम उन चीज़ों को अचीव करें। बिल्कुल। शौकत साहब, ये एक तरफ तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह दरख्वास्त भी की है कि खित्ते में सूरत हाल बहुत कशीदा है, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे कम से कम बहस अभी छोड़ दी जाए।
तो इशारा यही है कि अपोजिशन भी ऑब्वियसली जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फॉलो करे। इस पर आपकी क्या टेक है? और दूसरा ये कि ये जो आप अशराफिया की बात करते हैं, ये एलीट कैप्चर पाकिस्तान में आज का तो नहीं है, ये 5-6 दहाइयों से चला आ रहा है। वो चंद ख़ानदान अयूब साहब के दौर में थे, आज तक वही कंटिन्यू करते हैं। तो ये एलीट सब्सिडीज़ की जो बात है, ये तो आपके दौर में भी ख़त्म नहीं हो पाई। खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था मैं माफिया से डील नहीं कर सका, चाहे वो लैंड माफियाज़ हों, शुगर मिल्स वाले हों। तो अब ये हुकूमत आके 2-4 साल में हर चीज़ कैसे तब्दील करे? आपको नहीं लगता कि सारी पार्टीज़ को इकट्ठे होके ये जो एलीट कैप्चर है इसके लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, इस एलीट की वजह से ही तो इमरान खान आज जेल में है ना। उन्होंने इन लोगों को ही छेड़ा था ना, और कम से कम छेड़ तो लिया था ना, किसी को नहीं छोड़ा था उन्होंने। उन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर भी केसेस कर लिए थे। तो बहरहाल अब हुआ नहीं हुआ, देखें, ये तो एक स्ट्रगल होती है। और जहां तक खारजा पॉलिसी के ताल्लुक है, मैं तो हैरान हूं कि हमारी कौन सी खारजा पॉलिसी है, हमें तो अभी ये भी नहीं पता है। इस वक्त देखे ना, हमें तो इतनी मुश्किल में ला खड़ा किया गया है कि आपने अमरीकी सदर के साथ तस्वीरें बना के और ये नेतन्याहू के साथ पीस बोर्ड में बैठने के इशारा देकर उसके बाद आप आके कहते हैं कि जी ये हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, और उधर सऊदी अरब है, उनके साथ अपने अलग पैक्ट किया है, माहिदा किया हुआ है दिफाई। तो हमें तो बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है, आप यकीन करें। मैं तो साहब वैसे एकेडमिकली फॉरेन पॉलिसी सबसे बेहतरीन वही होती है जिसमें कोई एक साइड ना चूज की जाए। ईरान ने भी हमारा शुक्रिया अदा किया है यूएनओ के अंदर, और अमेरिका भी हमें हरीफ नहीं समझता। इससे बेहतर क्या होगा? देखें, मेरी बात सुनिए, हमारे देखिए, हमने हमेशा ये तकिया किया हुआ है अमेरिका के ऊपर, लेकिन अमेरिका ने हमें कभी भी बुरे वक्तों में कोई इतना अच्छा हमारे साथ सलूक नहीं किया है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो है चाइना, और अब किसी हद तक रूस जो है वो हमें वो करने लगा, हमारी पॉलिसियों को भी वो सपोर्ट करने लगा है। लेकिन हमारे जो है ना, हम देखें ना, हम अपने जो दोस्त हैं हमारे, उनका भी हम एतमाद खो रहे हैं। और जिस दलदल में हम जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि हम उस दलदल से फिर निकल सकेंगे। देखिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मत तो बहुत ही मुश्किल में है, और आप जाके उस पीस बोर्ड में बैठेंगे, आप फिर जाके बैठेंगे, आप ये कहेंगे कि जी ये इसको नोबेल इनाम दो, अमन लाया है ट्रम्प, और या नेतन्याहू जो है वो अमन ला रहा है। ये हम कहेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे, और हमारे पीछे कौन खड़ा होगा? ये देखें, ये कोई आज के एक दिन की बात नहीं है कि आज हम इस दलदल से निकलेंगे तो बस हम खुश, हम बड़ा कामयाब रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है हर मुल्क के लिए अपने, और एक मुस्तकिल पॉलिसी भी होती है। हमारी मुस्तकिल पॉलिसी भी नजर नहीं आ रही, और शॉर्ट टर्म पॉलिसी तो यही है जो आप देख रहे हैं। देखिए, ये तो अगर आज भी अगर ईरान हमला करता है सऊदी अरब के ऊपर, तो आपकी क्या पोजीशन होगी फिर? ये देखिए, ये तो अल्लाह का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक साइड पिक करके लड़ाई में दाखिल हो जाएं? देखिए, हम तो साइड कर चुके हैं, हम तो साइड कर चुके हैं। ये तो आप शुक्र अदा करें। कौन सी वैसे सब कौन सी साइड? देखिए, अगर सपोज हम तो सऊदी अरब के साथ मायदा कर चुके हैं ना कि उन पे हमला, जो हम अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे। अगर आज ईरान हमला करता है तो ये तो शुक्र करे कि नहीं कर रहा है। अगर वो करता है ना, तो हमारी क्या पोजीशन होगी? अगर हम अब ईरान के साथ लड़ते हैं तो फिर हमारे इंटरनल क्या होगा? दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ हम उलझ चुके हैं, इंडिया हमारे लिए तैयार बैठा हुआ है, हमारी क्या पोजीशन होगी? हम ट्रम्प के साथ तस्वीरें बना के खुश हो रहे हैं, तो क्या इससे चाइना खुश हो रहा है जो कुछ हम कर रहे हैं? ठीक। तो ये सारी चीजें कि हम देखें, ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि आप जाके तस्वीर बना के आप खुश हो कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। अमेरिका किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। अमेरिका सिर्फ अपने मफादात के लिए। देखिए ना, इजराइल के साथ भी वो खड़ा हुआ तो अपना असला बेचने के लिए। अब देख रहे हैं वो असला बेच रहा है इजराइल के ऊपर। और ये सारी चीजें कि मेरे ख्याल ये कि हमें अपने स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए था, जो नहीं है। मतलब क्लैरिटी की कमी है खारजा पॉलिसी में। आप ये सर, हम कर्जे ले रहे हैं, हम कर्जों पे चल रहे हैं। हमने कोई अपनी, देखे ना, 3-4 सालों में कोई एक असेंबली आपको नजर आई है कि जिससे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, जिससे आपके एक्सपोर्ट बढ़े, जो आप अपने इकोनॉमी पे खड़े हो सके। ये कौन सा तरीका है कि जी हर बात पे जी वो चूंकि IMF नहीं मानता तो इसलिए हमने 55 रुपए बढ़ा दिए? ठीक है यार, खुदा का खौफ करो यार। IMF ने ये नहीं पूछा कि 11 अरब का जहाज क्यों खरीदा आपने। IMF ये नहीं पूछ रहा है कि आप अपने ब्यूरोक्रेट को बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों लेके दे रहे हैं। ये कौन सा IMF है जो सिर्फ गरीबों के पीछे पड़ा हुआ है? प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दानियाल साहब, एलीट कैप्चर की बात हो रही थी पहले। अब एक रिपोर्ट जो आज से 4 साल पहले सरफेस की थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ही पब्लिश हुई, डाटा ये बताता है कि 17.4 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की इकॉनमी का 6% तकरीबन हम एलीट प्रिविलेजेस पे लगा देते हैं, जो कि तकरीबन 2 खरब बनता है। और माइंड यू, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर पे हम मिला के 1.3 खरब लगाते हैं, एलीट सब्सिडीज़ पे 2 खरब लगा देते हैं। ये मसला कोई एक हुकूमत नहीं हल करना है, या सबको इकट्ठे होना पड़ेगा? और ये इतने ज़्यादा बेनिफिशरी जो इस मुल्क में बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई सलूशन है, कोई इकोनॉमिक चार्टर, कोई प्लान है किसी के पास रिफॉर्म्स का? पाकिस्तान की तरफ से 5 प्लान राइज हैं। यानी एक प्लान IMF का चल रहा है जो 3 साल प्लान है, एक प्लान वर्ल्ड बैंक का चल रहा है जो 10 साल प्लान है, एक प्लान उड़ान प्लान है जो 5 साल प्लान है, वो अलहदा चल रहा है, और एक प्लान इनका जो SIFC का प्लान है वो चल रहा है, और एक आखिरी प्लान जो है वो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान चल रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर कुल मिला के तकरीबन 50 साल तो बन गए इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक नहीं, इसमें जो मजेदार बात है मैं आपको बताता हूँ, जो वर्ल्ड बैंक का प्लान है जो कि $400 मिलियन का इस वक्त FPR में एक रिफॉर्म प्रोजेक्ट चला रहे हैं राइज पाकिस्तान के नाम से, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान 10 साल बाद ये 15% टैक्स टू GDP रेशो पे पहुंचेगा। अच्छा। जो वजीर आजम साहब का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो कहते हैं हमने 2 साल और 7 महीने में पहुंच जाना है 15% पे, और जो उड़ान प्लान है वो कहता है हम 5 साल में पहुंचेंगे 15% पे। अब आप मुझे बताएं कि ये बिल्कुल ही स्किज़ोफ्रेनिया है, हुकूमत को कुछ पता नहीं कि कौन सा प्लान है। जो इम्प्लीमेंटेशन है उड़ान प्लान की वो एक नेटू बनाया हुआ है, और नटू कहना चाहिए उसको, वहां पर है प्लानिंग कमीशन में। जो IMF का प्लान है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट कर रही है, सब में एक ही वेरिएबल्स हैं। दानियाल साहब, सॉरी टू कट यू हियर, उसमें सलूशन शायद ये है, मुझे 2 से 3 ट्रेडर्स ने ये बताया है कि हमसे FBR ने अगले 3 महीने का एडवांस सेल्स टैक्स ले लिया है। तो ये दुनिया में शायद वाहिद जगह है जहाँ पे सेल्स टैक्स अभी सेल हुई नहीं, एडवांस में दिया जा रहा है टारगेट मीट करने के लिए। तो शायद इस तरह कर भी लें, पूरा जो आप कह रहे हैं नहीं होगा हुकूमत से। और हकीकत ये जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेस है ना, जिनमें से सेल टैक्स एक है, मसलन अगर आप सेल्स टैक्स विद होल्ड करते हैं कस्टम्स पे, तो वो तो सेल से पहले ही है, अभी तक तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ, तो आप इंपोर्ट स्टेज पे उनसे डिडक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये FPR का फेलियर है। और इसमें मजेदार बात आपको बताऊं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कसूर नहीं है, उनको पता ही नहीं है। मैं 2 साल से आपके प्रोग्राम पे भी कई मरतबा आया हूं, तो मैं चीखता चलाता रहा हूं कि आप इंसेंटिव्स अप्रोच इस्तेमाल करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ये रिफॉर्म नहीं कामयाब होगा आपका FPR का। और उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद ये है कि इन्होंने सीनियर लोग सारे निकाल दिए, फिर जो जूनियर है उनको जाके तमगे बांट दिए, फिर लाहौर में फिर इन्होंने आके सीनियर और निकाल दिए, पर्जिंग कर दी, और कईयों को सस्पेंड कर दिया, कईयों को आखिरकार चेयरमैन भी इस्तीफा दे गया। तो इनका ख्याल था कि इस तरह से डरा धमका के कर लेंगे, लेकिन जो न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स है ये इस बात की जमानत देती है कि इंसेंटिव से ही होता है। अब जब इंसेंटिव्स की बारी आई तो वो इंचार्ज PAS है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो एक जर्नलिस्ट कैडर है, उन्होंने अपने लिए बनाए हैं ये PAS के पहले वो ये एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो है ये अपने लिए बना लिए उन्होंने, और ये जर्नलिस्ट कैडर चाहते हैं। जो FBR में लोग हैं वो स्पेशलाइज्ड कैडर है, उनका कस्टम्स है या इनकम टैक्स है, वो लोग हैं। तो इन्होंने एक अजीब भोंडा अंदाज का, जिसमें 20% और ABCDE और 6 माह के बाद जवाब ले लेते हैं, एक स्पेशल कमेटी होगी, वो इनके जो वो टोटल नॉनसेंस बना दिया है। और उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि टैक्स नहीं जमा हो रहा और उनके हदफ नहीं पूरे हो रहे। अब PMLN बेचारी को तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। राना साहब यू हैव हर्ड दानियाल साहब, ठीक है। राना साहब, ये क्लैरिटी की कमी है, और FBR का कोई सोल्यूशन फिर बता दें कि ये जो टैक्स नेट बढ़ाना था या ओवर टैक्सेशन हो रही है सैलरीड क्लास की, इसके लिए फिर टारगेट्स मीट करने के लिए क्या रिफॉर्म की हुकूमत ने और वे फॉरवर्ड किया है शॉर्टली? नहीं, देखें, बहुत सारी रिफॉर्म्स हमने की है, डिजिटाइज किया है हमने पूरे निज़ाम को, हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ जा रहे हैं। 5 लाइसेंसेस जो हैं वो डिजिटल बैंक्स को दिए गए हैं। उसके अलावा आप देखें जो हमारा ट्रैक एंड ट्रेस था पहले, वो 1-2 सेक्टर्स में था, और उसमें भी जो है वो फेल्ड तरीके से चलाया जा रहा था। उनको हमने सीमेंट सेक्टर हो गया, शुगर सेक्टर हो गया, आपका टबैको सेक्टर हो गया, उसके अलावा बेवरेजेस में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स में। तो हमने बहुत सारा ट्रैक एंड ट्रेस के मैकेनिज़्म को जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर ऐड ऑन किया जा रहा है।
फिर आपकी बिल्कुल जो है टैक्स एवेजन को रोकने के लिए हमने इक्विप किया है एफपीआर को, जो चीज़ें उनको चाहिए थी, ट्रांसपोर्टेशन थी और दीगर चीज़ें थी, तो उनके सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज किया है ताकि करप्शन को हम दूर करें। तो एफपीआर के ऊपर, और आपने देखा भी है कि आपका टैक्स टू जीडीपी जो है वो बड़ा है। ऑब्वियसली ये निज़ाम अभी परफेक्ट नहीं है और बहुत सारा काम अभी बाकी है, लेकिन हमारा अभी 3 साल का टेन्योर भी मौजूद है जिसके अंदर हम इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि बेहतरी की तरफ जाए। तो मैं तो समझता हूं कि जब टैक्स टू जीडीपी पीटीआई के दौर में 8% पे था, आज अगर वो 10% पे आया है तो इट इज़ अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, और हमने इसको 13-14%, 15% पे लेके जाना है अपने टारगेट के मुताबिक। तो ये दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और ये रिफॉर्म्स जो हैं ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग रोड और ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकते, लेकिन जो कंसेंसस उस पर चाहिए वो बिल्ड करना होगा गवर्नमेंट को एट ऑल कॉस्ट। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, शौकत यूसुफजई साहब, अजीज़ साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।